अस्सलामुअलैकुम। आज हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या है और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है। आज के लेक्चर में हम ओवरऑल इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नाउ इकोसिस्टम से पहले हमने ये समझना है कि इकोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं और फिर इकोसिस्टम हमारे लिए आसान जो है वो हो जाएगा। अगर हम इकोलॉजी देख लें, इकोलॉजी क्या है? आल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट्स आर एनिमल आर ह्यूमन बीइंग्स इज सराउंडेड बाय एनवायरनमेंट एंड विच इट डिराइव्स इट्स नीड्स फॉर इट्स सर्वाइवल। अगर हम देख लें तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स इन एनिमल या ह्यूमन बीइंग भी आप लोग ले सकते हैं, ये क्या है, किसी एक ख़ास इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। मीन दे आर सराउंडेड बाय अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। अब ये जो इन्वायरमेंट होता है इसके ऊपर ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं और यहाँ से इनकी जितनी भी नीड्स होते हैं जो इनके सर्वाइवल के लिए क्या हो ज़रूरी हो, वो सारे वो यहाँ से डिराइव करते हैं, यहाँ से वो हासिल करते हैं। नाउ ईच लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट। अगर हम देख ले तो यहाँ पर जो इकोलॉजी है, मीन इन्वायरमेंट है, इसमें होता क्या है कि लिविंग कंपोनेंट्स जो है, मीन लिविंग थिंग्स जो है, इनका इंटरेक्शन होता है विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, फॉर देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू फॉर्म डिफरेंट इकोसिस्टम। तो यहाँ पर इनके दरमियान क्या होता है, इंटरेक्शन। और ये इंटरेक्शन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो हासिल करते हैं इनके इंटरेक्शन से। मीन के अगर लिविंग थिंग्स हैं तो उनके सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग थिंग्स का होना ज़रूरी है। वहाँ से वो अपने नीड्स के मुताबिक क्या करेंगे, जो इनके रिक्वायरमेंट्स होंगे वो सारे वहाँ पर वो वहाँ से वो पूरे करेंगे, हासिल करेंगे। नाउ बाय डेफिनेशन अगर हम देख ले तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस एमंग ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। मीन के इकोलॉजी ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं? अबाउट द इंटरेक्शंस एमंग ऑर्गेनिज्म। एक है एमंग ऑर्गेनिज्म, मीन के प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, या एनिमल के दरमियान भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ हैं, तो एमंग ऑर्गेनिजम्स। और साथ में सेकंड है आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। ये ज़रूरी है, इकोलॉजी में एनवायरनमेंट का होना जो है बिल्कुल ज़रूरी है। इसके बगैर इकोलॉजी को आप लोग बिल्कुल स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा वो ऑर्गेनिज्म के दरमियान तो होता है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के दरमियान भी होता है, लेकिन ये जो इंटरेक्शन है इनका फिर इन्वायरमेंट के साथ भी होता है। ठीक है, सो द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक कंपोनेंट्स दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम फिर इन्वायरमेंट देख ले तो इन्वायरमेंट फिर किस चीज़ से बना है? इनमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, और बायोटिक कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट? जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एंड सेकंड वन जो है दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट्स दैट इंक्लूड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स। कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स होते हैं, अगर हम उनका स्टडी करते हैं तो ये हम कहाँ पर करेंगे? इकोलॉजी में। सो दैट्स वाई इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इकोसिस्टम पर क्या चीज़ है। अगर हम देख ले, इकोसिस्टम इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम के बगैर आप लोग इन्वायरमेंट में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, इसी बेस पर ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी के लिए। द टर्म इकोसिस्टम इज कॉइन्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग स्टडी ऑफ होम। अब हम क्या करते हैं कि जो इकोसिस्टम है बेसिकली यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक एरिया उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई दिस टर्म वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन स्टडी ऑफ होम। मीन के यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर उनके दरमियान इंटरेक्शन होता है बिटवीन एंड अमंग अदर ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद देयर एनवायरनमेंट। इसी बेस पर हम क्या कहते हैं कि इकोसिस्टम इज़ द स्टडी ऑफ होम। दैट्स वाई दिस वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम a Greek word which mean study of home. नाउ बाय डिफिनीशन अगर हम देख लें तो जो इकोसिस्टम है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीन के इकोसिस्टम में हम क्या करते हैं, अगर हम देख लें, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग एमंग देमसेल्व्स। एक ये है कि ऑर्गेनिजम्स अपने दरमियान क्या करते हैं, उनके दरमियान इंटरेक्शन होता है इन डिफरेंट आस्पेक्ट्स, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नॉर्मली क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्व्स एंड विद देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम।
ठीक है, यहाँ पर क्या है, इकोलॉजी में हम ये सब कुछ स्टडी करते हैं, लेकिन जो इंटरेक्शन है एमंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एमंग मेंबर ऑफ वन काइंड ऑफ स्पीशीज आर डिफरेंट स्पीशीज, तो जो इंटरेक्शन है इनका और इनके एनवायरनमेंट के साथ, इसको सिंपली क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। दस इन एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ये 2 बार रिपीट हुई है। अगर हम देख ले तो जो इकोसिस्टम है बेसिकली क्या है, एक कम्युनिटी है जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एलॉन्ग विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड मैटर। अब ये जो इंटरेक्शन है कम्युनिटी में वो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान तो है, लेकिन ये डिफरेंट स्पीशीज़ एक अपने अपने मीन एक दूसरे के साथ तो इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ ये जो इंटरेक्शन है वो इनका विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी होता है, और उसी दौरान वो क्या करते हैं, एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड मैटर। सो किस तरह एनर्जी और मैटर वो एक्सचेंज होते हैं वो इंशाल्लाह आगे जाकर हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे। नाउ अगर बाय एग्जांपल अगर हम देख ले तो एनिमल कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड डायरेक्टली बट डिपेंड ऑन प्लांट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम देख लें यहाँ पर है कि ऑर्गेनिज्म अपने एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं। किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, अगर हम एनिमल्स, चूँकि एनिमल्स क्या है, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस की कोई वो फिनोमिना नहीं होती। सो ये ऑर्गेनिज्म जो है जिसे हम एनिमल कहते हैं, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, ठीक है। सो ये क्या है, अपने लिए फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सो ये क्या होंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या है, फिर वो प्लांट्स हैं। सो डायरेक्टली बाय बट दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि अगर हम देख लें हर्बीवोर्स, वो डायरेक्टली फीड करते हैं ओवर दी प्लांट्स। फिर अगर दूसरे हम कार्निवोर्स देख ले तो वो फीड कर रहे हैं हर्बीवोर्स के ऊपर। सो हर्बीवोर्स एनर्जी या जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहाँ से लेते हैं, प्लांट से, और फिर जो कार्निवोर्स हैं वो किस चीज़ से ले रहे हैं, हर्बीवोर्स से ले रहे हैं। इसी बेस पर जो कार्निवोर्स हो गया वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया ओवर दी प्लांट्स, और जो हर्बीवोर्स हैं दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ओवर प्लांट्स, ठीक है। सो इस तरह का इंटरेक्शन जो है वो इन्वायरमेंट में ज़रूर मीन किसी भी इकोसिस्टम में अगर ऑर्गेनिज्म के दरमियान इंटरेक्शन ना हो तो वो जो इकोसिस्टम होगा वो वायबल नहीं होगा, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मली हमने किस चीज़ को देखना है, नेचुरल इकोसिस्टम को, ठीक है, कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है। सो नेचुरल इकोसिस्टम ऑपरेट देमसेल्व्स अंडर नेचुरल कंडीशन। अगर हम देख लें तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है इसकी ऑपरेशन जो है, इसकी कंट्रोल वो अंडर द नेचुरल कंडीशन जो है वो होती है। सो बेस्ड ऑन हैबिटेट types it can based on habitat types it can be further classified into 3 types. So जो types of ecosystem है and the basis of habitat, कौन सी हैबिट मीन नेचुरल इकोसिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। सो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट इसको क्लासिफाइड किया गया है इनटू 3 टाइप्स, दैट वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सेकंड वन इज एक्वेटिक एंड थर्ड वन आगे आ रहा है। सो अगर हम देख ले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन सा है, दिस इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू लैंड, क्लियर है। सो बाय एग्जांपल अगर हम देख ले तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन से इकोसिस्टम आएंगे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ सेकंड वन जो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन हुई है वो सेकंड वन कौन सा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो दिस इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू वाटर बॉडी, so it is further subdivided into 2 types based on the salt content। ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है चूँकि इनका रिलेशन किस चीज़ के साथ है, वाटर। सो फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो 2 में हुई है, लेकिन किस बेस पर, साल्ट कंटेंट। एक होते हैं फ्रेश वाटर, दूसरे होते हैं साल्टी वाटर। सो फ्रेश वाटर में साल्ट की कंसनट्रेशन कम, और साल्टी वाटर जो मीन सी है या ओशन है वहाँ पर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। सो इसी बेस पर भी एक्वेटिक इकोसिस्टम की क्या हुई है यहाँ पर, वो क्लासिफिकेशन हुई है। सो वन इज़ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पहले रनिंग वाटर इकोसिस्टम इसको हम डिस्कस करेंगे, मीन के फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है इट इंक्लूड रनिंग वाटर इकोसिस्टम, बाय एग्जांपल क्या है, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। और साथ में फ्रेश वाटर की जो दूसरा एग्जांपल है वो मीन दूसरा कैटेगरी है वो कौन सी है, स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम, एंड इट इंक्लूड्स पॉन्ड एंड लेक्स एटसेट्रा, ठीक है। नाउ सेकंड वन जो
एक्वेटिक इकोसिस्टम है द बेसिस ऑफ सॉल्ट कंटेंट, वो कौन सा है? मेरीन इकोसिस्टम। अब मेरीन इकोसिस्टम ऐसे इकोसिस्टम जहाँ पर जो वाटर क्वालिटी है वहाँ पर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। और एग्जांपल इसके क्या है? सीज एंड सी शोर्स। क्लियर है? नाउ थर्ड वन अगर हम देख ले, दिस वन इज मेन मेड आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये ऐसे इकोसिस्टम होगा कि जिसको अगर ऑपरेट करना है, जिसको मैनेज करना है, तो वो कौन करेगा? नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं, वो ह्यूमन बीइंग या मेन जो है वो बाय हिमसेल्फ ऐसे कंट्रोल करता है, इसे मैनेज करता है। सो अ मेन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज ऑपरेटेड आर मेंटेन्ड बाय मेन हिमसेल्फ। और इसके एग्जांपल पर क्या है? क्रॉपलैंड्स एंड गार्डन्स। नाउ स्ट्रक्चर आर कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अगर हम बात करें तो जो इकोसिस्टम है इनके पर कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो हमने वही कंपोनेंट्स यहाँ पर देखने हैं कि एक इकोसिस्टम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। द टर्म स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वेरियस कंपोनेंट्स। मीन स्ट्रक्चर मीन्स कि यहाँ पर इकोसिस्टम के हम वेरियस कंपोनेंट्स क्या करेंगे? वो स्टडी करेंगे। और वो कौन से हैं यहाँ पर देखते हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम एक्सप्लेन्स the relationship between the abiotic means non-living and the biotic mean living components. अगर बाय स्ट्रक्चर हम बात कर ले इन इकोसिस्टम, सो दिस एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एबायोटिक मीन के जो स्ट्रक्चर है इसने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है किस चीज़ को? रिलेशनशिप आर इंटरेक्शन, किस चीज़ के दरमियान इंटरेक्शन? एबायोटिक एंड बायोटिक जो कंपोनेंट है। सो इन एन इकोसिस्टम हैज़ टू मेजर कंपोनेंट्स, और वो मेजर कंपोनेंट्स को कितने हैं? टू है। और वो कौन से हैं? वन इज बायोटिक आर लिविंग कंपोनेंट्स एंड सेकेंड वन इज एबायोटिक आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। क्लियर है? सो ये दो मेजर क्या है? कंपोनेंट ऑफ इन एनी इकोसिस्टम दैट इंक्लूड बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट में क्या आते हैं? लिविंग थिंग्स आते हैं, और जो एबायोटिक होते हैं इनमें क्या आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। सो अब हमने एक एक देखना है कि ये जो कंपोनेंट्स ऑफ इन इकोसिस्टम है इसका मतलब क्या है। सो नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग मेंबर्स इन एन इकोसिस्टम कलेक्टिवली फॉर्म इट्स कम्युनिटी कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स आर बायोटिक कम्युनिटी। अगर हम देख ले तो जो इन्वायरमेंट होता है उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ठीक है, ये एक साथ रहते हैं। सो जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं तो उससे क्या बनता है? फिर कम्युनिटी जो है वो बन जाती है, ठीक है। सो दैट्स वाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग मेंबर्स इन एन इकोसिस्टम कलेक्टिवली फॉर्म इट्स कम्युनिटी कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स आर बायोटिक कम्युनिटी। और इसके एग्जांपल्स फिर क्या है? प्लांट्स, प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, और एक स्पेस पर कहते हैं, ये आगे आ रहा है। सेकेंड वन इज एनिमल्स, एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। और थर्ड वन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उन्हें फिर हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर। सो दीज थ्री आर दैट इंक्लूड प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स are comes in the category of biotic component. Now member of components of an ecosystem are classification ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। फर्दर हमने क्या करना है कि ये देखना है कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई है। सो अगर हम देख ले, द मेंबर्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर ग्रुप्ड इनटू थ्री बेस्ड ऑन हाउ दे गेट फूड। मीन के जो हमारे साथ इकोसिस्टम है उनके जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, मेंबर ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उसकी फिर क्या ग्रुपिंग हुई है इनटू थ्री। किस चीज़ की बेस पर? हाउ दे गेट फूड, के वो किस तरह खुराक को जो है वो हासिल करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर में फिर कौन आते हैं? प्लांट्स। सो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो क्या होंगे? ऑटोट्रॉफ, ये खुद के लिए फूड जो है वो सिंथेसाइज करेंगे। इसी बेस पर इन्हें क्या कहते हैं? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स। सो सेकंड वन अगर हम ग्रुप देख ले कि वो किस तरह फूड गेन करते हैं, दिस वन इज कंज्यूमर्स। सो ये जो कंज्यूमर्स होते हैं दे आर हेटेरोट्रॉफ एंड दे हैव नॉट द एबिलिटी टू सिंथेसाइज फूड। सो ये क्या करेंगे? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये डिपेंडेंट होंगे, और वो ऑर्गेनिज्म पर कौन से हैं? प्रोड्यूसर। सो सेकंड वन इज कंज्यूमर एंड थर्ड वन इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो है ये बेसिकली क्या होते हैं? वो नेचुरल रिसाइकल्स होते हैं। इन्होंने क्या करना है कि इन्हीं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर जिसकी एक दफ़ा डेथ हो जाए तो फिर उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करना है? उन्होंने रिसाइकल करना है। मीन कि ये फिर डेड बॉडीज़ के ऊपर क्या करते हैं? फीड करते हैं डिकम्पोजर्स जो है। सो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे गेट फूड, ये जो बायोटिक कंपोनेंट है इसकी फिर ग्रुपिंग हुई है, एंड वन इज़ प्रोड्यूसर, सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर एंड थर्ड वन इज़ डिकम्पोजर्स।
नाउ फर्स्ट वन प्रोड्यूसर के प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। सो प्रोड्यूसर को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपने लिए खुराक को तैयार कर सकते हैं। किस तरह वो तैयार करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। सो प्रोड्यूसर्स सिंथेसाइज देयर फूड फॉर देमसेल्व्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे कि जहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और उसके थ्रू वो फूड सिंथेसाइज करते हैं। मीन कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर जो है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं और वो फिर एक्ट करता है एज अ फूड फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है। सो एग्जांपल प्रोड्यूसर्स के क्या है, ऑल ग्रीन प्लांट्स दैट इंक्लूड ट्रीज। क्लियर है। सो अगर कोई आपसे पूछ ले कि फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है और इसमें किस तरह फूड की सिंथेसिस होती है। सो फोटोसिंथेसिस क्या है, अगर हम देख ले, द ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल। वो क्या है, ग्रीन पिगमेंट है दैट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, इनटू कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज ग्लूकोज और शुगर। और साथ में ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट वो रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा कंसर्न जो है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं है, किस चीज़ के साथ है, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज के साथ, चूँकि ये यहाँ पर फूड की सिंथेसिस हो रही है और वो फूड यहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ना यहाँ पर आप लोग डायग्रामेटिकली देख सकते हैं कि लेट सपोज ये हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है और ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, और ये कोई लीफ है और वहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो मौजूद है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये जो क्लोरोफिल है वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान रिएक्ट करता है और उसी दौरान किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, किसी ग्लूकोज मालिक्यूल की। और अगेन ये क्लोरोफिल पर क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन और उसी दौरान ऑक्सीजन मालिक्यूल उसकी भी जनरेशन होती है। सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll and sunlight where sugar and oxygen are produced. ठीक है। So this process is called photosynthesis. Now second one जो component है of biotic component, that one is consumers also called heterotroph. heterotroph ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने लिए फूड जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, मीन के इनमें फोटोसिंथेसिस की कोई एबिलिटी जो है वो नहीं होती। क्लियर है। सो बाय एग्जांपल अगर हम देख लें, प्लांट ईटिंग स्पीशीज कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो किस चीज़ के ऊपर फीड करेंगे, प्लांट के ऊपर फीड करेंगे या प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो है वो फीड करेंगे। सो इट इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, रैबिट्स, गोट्स, डियर, काउ एट्सेट्रा। Now classification of consumers. So consumers are further classified as primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. So primary consumers क्या होते हैं? They are herbivores, plant eaters. क्लियर है। सो नेम से भी जाहिर है, herbivores ऐसे एनिमल या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किस चीज़ के ऊपर फीड करे, हर्ब्स मीन के प्लांट्स के ऊपर फीड करे। सो हर उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे कि हमारे साथ क्या है, हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटर। सो ये यहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी कंज्यूमर्स। सो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड हर्बीवोर्स। दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड, सो दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स। इन्हें क्या कहते हैं, प्लांट ईटर। और इसके एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्ट्स, रेट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं वो आप लोग देख सकते हैं। इंसेक्ट्स हो गए, रेट्स हो गए, गोट, डियर, काउ, हॉर्सेस एट्सेट्रा। नाउ सेकेंड वन कैटेगरी क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स। ऐसे हम इन ऑर्गेनिज्म को हम मीट ईटर्स भी कहते हैं कि वो किस चीज़ के ऊपर फीड करते हैं, मीट के ऊपर, मीन कि ये फीड करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर। क्लियर है। सो अगर हम देख ले, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर प्राइमरी कार्निवोर्स। ये क्या है हमारे साथ, प्राइमरी कार्निवोर्स हैं। दे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। किस चीज़ के ऊपर फीड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करते हैं। जिस तरह यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, इंसेक्ट्स, रेट्स, गोट, डियर, काउ, हॉर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे जिनके एग्जांपल क्या है, फ्रॉग्स, केट्स, स्नैक्स एट्सेट्रा, ये किस चीज़ के ऊपर फीड करेंगे, ये फीड करेंगे इंसेक्ट्स के ऊपर, रेड के ऊपर, गोट के ऊपर, डियर्स के ऊपर, काउ के ऊपर, हॉर्स या डिफरेंट अदर प्राइमरी कंज्यूमर, इनके ऊपर ये क्या करेंगे, फीड करेंगे। सो दीज आर दोज
organisms that feed on primary consumers. They directly depend on the herbivores for their food. So ये किस चीज़ के ऊपर फीडिंग करेंगे फिर? herbivores, और उनके ऊपर ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं. बाय एग्जांपल अगर हम देख लें, इसकी एग्जांपल क्या है? फ्रॉग हो गए, केट्स हो गए, स्नेक्स हो गए, फॉक्सेस एंड एट्सेट्रा. नाउ थर्ड वन कैटेगरी क्या है? टर्शरी कंज्यूमर्स. टर्शरी कंज्यूमर्स को हम सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहते हैं, ठीक है. और ये भी हमारे साथ क्या है? मीट ईटर्स हैं. ये प्लांट्स के ऊपर फीडिंग नहीं करते, ये मीट के ऊपर फीडिंग करते हैं, ठीक है. सो टर्शरी कंज्यूमर्स आर सेकेंडरी कार्निवोर्स. दे फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स. जो टर्शरी होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर फीड करते हैं? सेकेंडरी के ऊपर भी फीड करते हैं और साथ में प्राइमरी के ऊपर भी फीड करते हैं, लेकिन मोस्टली ये फीड किस चीज़ के ऊपर करते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर. सो दे डिपेंड ऑन दी प्राइमरी कार्निवोर्स फॉर देयर फूड्स. सो इसके साथ साथ ये प्राइमरी कार्निवोर्स के ऊपर भी क्या करते हैं? वो फीडिंग करते हैं. और इसके एग्जाम्पल फिर कौन से हैं? टाइगर्स, लाइन्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट वन जो कैटेगरी है बायोटिक कंपोनेंट, दैट वन इज डिकम्पोजर्स. अब डिकम्पोजर्स बाय एग्जांपल अगर हम देख लें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई. डिकम्पोजर्स अटैक on the dead bodies of producers and consumers and decompose them into simpler compound. एक दफ़ा जो प्लांट्स है, मेन प्रोड्यूसर्स हैं या जो कंज्यूमर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो भी हैं, जब इनका एक दफ़ा डेथ हो जाए तो तब जाकर इनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नॉर्मली नेचर को दोबारा रिसाइकल होते हैं. सो ये जो रिसाइकलिंग का काम है वो किस चीज़ का होता है? डिकम्पोजर्स का. सो डिकम्पोजर क्या करते हैं कि उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं इनटू सिंपलर कंपाउंड्स. मीन कि जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनको फिर वो उनकी डिकम्पोजिशन, उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर इनटू simpler compounds. During the decomposition, inorganic nutrients are released into the environment. The inorganic nutrients, together with other organic substances, are then utilized by the producers for the synthesis of their own food. So फिर क्या होता है कि जो inorganic nutrients एक दफ़ा environment में आ जाते हैं, फिर दोबारा वही inorganic nutrients वो दोबारा चूँकि उनकी यूज़ होती है साइक्लिक मैनर में, तो दोबारा जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन फूड वो फिर यूटिलाइज और यूज़ करते हैं. अब हमने देखना है कि एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम क्या है. सो एबायोटिक कंपोनेंट में सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं. द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दैट इज फिजिकल एंड केमिकल of ecosystem collectively form a community called abiotic components or abiotic community. So अगर हम देख ले तो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है इसमें कौन से कंपोनेंट आते हैं? फिजिकल भी आते हैं और केमिकल. आगे आ रहा है कि फिजिकल कौन से होंगे और केमिकल कौन से होंगे. सो इट इंक्लूड फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स दैट कलेक्टिवली फॉर्म अ कम्युनिटी. मीन इनकी कम्बिनेशन से फिर क्या, जिस तरह ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके इंटरेक्शन से कम्युनिटी बनती है, सेम इज़ द केस विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के. यहाँ पर जो फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं ये मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं और उन कम्युनिटी को फिर क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स आर एबायोटिक कम्युनिटी. अब अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जांपल देख लें तो वो कौन से हैं? क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, एयर, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो यहाँ पर जिक्र हुआ है फिजिकल कंपोनेंट एंड केमिकल. वो हमने यहाँ पर देखने हैं कि फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होंगे. सो फिजिकल कंपोनेंट इंक्लूड्स द एनर्जी, climate, raw materials and living space that the biological community needs. सो जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है उनके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की भी, क्लाइमेट, रॉ मटेरियल और साथ में लिविंग स्पेस. सो ये सारा कुछ किस चीज़ में इंक्लूडेड है? इन फिजिकल कंपोनेंट्स. सो दे आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स मेंबर. सो जो बायोलॉजिकल मेंबर है उनका जो ग्रोथ और उनकी जो मेंटेनेंस है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो फिर ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स है ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट वो उसके लिए क्या है? यूजफुल है फिर. और एग्जांपल इसके क्या है? एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नाउ फिर क्या है? केमिकल कंपोनेंट्स. सो दे आर सोर्सेज ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. जो केमिकल कंपोनेंट्स है वो क्या है? सोर्सेज ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. के यहाँ से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो हासिल उसकी जो है वो मीन यहाँ से कोई ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो हासिल करेंगे. अब इसके एग्जांपल्स क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन से क्या आते हैं? दे इंक्लूड प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड,
विटामिन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देख ले, इट इंक्लूड एल्यूमिनियम, कॉपर, यहाँ पर एन है जिंक, और साथ में सॉरी कोबाल्ट, जिंक एंड कॉपर, एंड मैक्रो एलिमेंट्स दैट इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, भी फास्फोरस, और साथ में क्या है, पोटाशियम, एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स। सो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं इनकी डिवीजन हुई है इनटू माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स, और वो यहाँ पर विजिबल है, आप लोग देख सकते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ इन इकोसिस्टम, के एक इकोसिस्टम है उनका रोल क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है। टू अंडरस्टैंड क्लियरली द नेचर ऑफ द इकोसिस्टम, इट्स फंक्शन शुड बी thoroughly understood। मीन कि अगर हमने किसी इकोसिस्टम का नेचर जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें किस चीज़ की वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। Now, what is function of an ecosystem? The function of an ecosystem is to allow flow of energy and cycling of the nutrients। जो ecosystem है उनके मेन फंक्शन ऑफ ecosystem क्या करता है, वो allow करता है, किस चीज़ को allow करता है, flow of energy, कि यहाँ पर किस चीज़ का flow होगा, energy, ये एबायोटिक environment से इसकी flow बायोटिक environment में जो है वो उसकी ट्रांसफरिंग होगी, और साथ में यहाँ पर जो साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं उसका भी फ्लो इस तरह कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। सो ओवरऑल ये क्या है हमारे साथ, फंक्शन ऑफ एन इको सिस्टम। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है इकोसिस्टम के। Functions of an ecosystem are of three types that include primary function, secondary and tertiary function। So primary function क्या है? The primary function of all ecosystem is manufacture of starch or photosynthesis। ठीक है, जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है इकोसिस्टम का, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज टू मैन्युफैक्चर स्टार्च, मीन विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट उसको वो मैन्युफैक्चर या सिंथेसाइज करते हैं। सो ये इसका एक हर एक इकोसिस्टम का क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज़रूर होगी। सेकेंड वन फंक्शन क्या है, द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड टू ऑल कंज्यूमर्स। सेकेंड वन ये है कि एक दफ़ा यहाँ पर स्टार्च उसकी फॉर्मेशन हो गई, सो इट विल एक्ट एज आ एनर्जी सोर्स। अब ये जो एनर्जी सोर्स है ये फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म मीन के प्रोड्यूसर से इसकी ट्रांसपोर्टेशन या फ्लो जो है वो किस चीज़ की तरफ होगी, कंज्यूमर, वो उसके ऊपर फीड करेंगे, कंज्यूमर से फिर डिकम्पोजर। सो द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड टू ऑल कंज्यूमर्स। और ये क्या हमारे साथ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ इन इकोसिस्टम है। नाउ टर्शरी फंक्शन क्या है, द लिविंग सिस्टम डाइट एट अ पार्टिकुलर स्टेज। सॉरी, ऑल लिविंग सिस्टम डाइट नहीं, डाई है यहाँ पर, मिस्टेक है। सो अगर हम देख ले, ऑल लिविंग सिस्टम डाई एट अ पार्टिकुलर स्टेज। सो डेथ जो है वो मीन एक फैक्ट है, हर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ होती है। सो दीज डेड सिस्टम्स आर डिकम्पोज टू इनिशिएट थर्ड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, नेमली साइक्लिंग और रिसाइकलिंग। अब क्या होता है कि एक दफ़ा इन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स है या कंज्यूमर है, इनकी एक दफ़ा डेथ काज हो जाए तो क्या होता है कि डिकम्पोजर्स इनके बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, मीन कम्प्लेक्स मालिक्यूल को क्या करते हैं, सिंपलर मालिक्यूल में वो उनके ब्रेक डाउन करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग और साइक्लिंग कहते हैं। ये एक्चुअली क्या है, टर्शरी फंक्शन है ऑफ एन इको सिस्टम। द फंक्शनिंग ऑफ एन इको सिस्टम मे बी अंडरस्टूड स्टडीइंग द फॉलोइंग टर्म्स। अब इसके लिए अगर हमने ये जानना है कि फंक्शनिंग ऑफ एन इको सिस्टम क्या है, तो इसके लिए हमारी ज़रूरी है कि हम ये सीख लें, हमारे पास इनका इंफॉर्मेशन हो। और वो चीज़ें क्या है, एनर्जी एंड मटेरियल फ्लो, कि एनर्जी और मटेरियल फ्लो किसी इकोसिस्टम में किस तरह होता है, फूड चेन किसे कहते हैं, फूड वेब किसे कहते हैं, और फूड पैरामाइड्स क्या है। सो अगर आप लोगों के साथ इस चीज़ का इंफॉर्मेशन है तो तब जाकर आप अच्छी तरह से इनको समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ इन इकोसिस्टम जो है वो किसे कहते हैं। सो आई थिंक होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल discuss other factors of ecology or ecosystem, so be ready for that।
अगर आप लोगों को अब भी कोई मसला है तो काइंडली वीडियो को दोबारा देख लें। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।